Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15 June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about sentient chatbot Lambda. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, also important from our syllabus GS paper 4 ethics integrity point of view. It is also helpful for essays. सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय नीति आयोग. As per this definition, artificial intelligence is a constellation of technologies that enable machines to act with higher level of intelligence. सरल भाषा में बोलें तो मशीन्स भी जब इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, मशीन्स अभी तक सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ करती थी, लेकिन अगर मशीन्स थोड़े बहुत डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ भी करें तो उसको फिर हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जस्ट लाइक वी ह्यूमंस हैव बोथ एस्पेक्ट, फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट. मशीन्स इन जनरल हैव जस्ट फिजिकल एस्पेक्ट. ध्यान से समझिए, इस इमेज की मदद से देखिए हम इंसान, हमारे दो एस्पेक्ट हैं. फिजिकल एस्पेक्ट, कोई सामान एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे रखना है तो उसके लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ आवर फिजिकल एस्पेक्ट. लेकिन उस सामान को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे क्यों रखना है, कहाँ रखना है एग्जैक्टली, ये सब सोचने का काम होता है मेंटल एस्पेक्ट का, हमारे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट का. तो अभी तक जितने भी मशीन्स हमने बनाए थे, ऑल ऑफ देम वेयर जस्ट रिड्यूसिंग आवर फिजिकल लोड्स. लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग हमें ही करना होता था कि कहाँ करना है, कैसे करना है. बट मॉडर्न टाइम्स में जो मशीन्स आ रहे हैं, जिनको हम लोग आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स कह रहे हैं, दे आर एबल टू मेक सम डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, ये वॉशिंग मशीन है या ये रेफ्रिजरेटर है. पहले के टाइम में रेफ्रिजरेशन का काम होता सिर्फ चीज़ों को ठंडा रखना, वॉशिंग मशीन का काम होता कि सिर्फ जो कपड़े हैं उनको धो देना. लेकिन आज के टाइम में कैसा होगा, अलग अलग तरह के कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन अपना खुद का डिसीजन ले लेगा किस कपड़े के लिए इस तरह की क्लीनिंग होनी चाहिए. जैसे रेफ्रिजरेशन ही है तो कम वोल्टेज पे अपने आप को ऑटोमेटिकली वो कट आउट कर देगा, या हो सकता है कि उसके अंदर कम सामान रखे हों तो वो उसका टेम्परेचर मैनेज करने का सिस्टम वो खुद ही बदल ले. वाई? बिकॉज देयर हैव बीन डिफरेंट डेटा पुट इनटू दीज सिस्टम्स नाउ. और ये जो सिस्टम्स हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेटा की इस तरह का चीज़ हो तो इस तरह की कूलिंग करो, अगर अलग है तो दूसरे तरह की कूलिंग करो, अलग अलग सेगमेंट में जहाँ पे बर्फ़ जमाना है वहाँ की कूलिंग का तरीका अलग होगा. सो दिस इज़ हाउ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेटा दैट हैज़ बीन पुट इनटू दीज मशीन्स एक्ट इन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मैनर. और ये है मॉडर्न टाइम्स के मशीन्स. दे आर नोन टू बी करेंट मशीन्स मॉडर्न टाइम्स के. इन्हीं को हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं, इफ़ दे आर कनेक्टेड विथ इंटरनेट एंड इफ़ वी आर एबल टू इंटरैक्ट विद देम इवन व्हेन वी आर नॉट क्लोज टू देम थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल. मोबाइल फ़ोन और इनको कनेक्ट कर दिया और मोबाइल फ़ोन के साथ इनसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं. कभी वॉशिंग मशीन को दूर से ही, घर से दूर है तब भी इसको ऑन कर दिया. तो सच थिंग्स आर नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो मुद्दा ये है कि ऐसे होते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स. दे आर कॉन्स्टलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल मशीन्स टू एक्ट विद अ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ आई होप you are clear about the concept of artificially intelligent machines. So this is essentially difference between artificially intelligent and non-intelligent machines. Non-intelligent machines को पूरा इनपुट हम देते हैं, पूरा डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, वो सिर्फ फिजिकल काम करता है. जबकि इंटेलिजेंट मशीन जो है हमारे बिहाफ पे कुछ थोड़ी बहुत थिंकिंग भी कर लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर लेता है. अब ये जो आर्टिकल है वो चैट बॉट से रिलेटेड है. तो चैट बॉट्स आपने ज़रूर देखा होगा. मान लीजिए अलग अलग रेलवे की वेबसाइट पे चले गए आप, तो वहाँ पे आपको मिल गया कि आपके जो बेसिक क्वेरीज हैं उसका जवाब देने के लिए एक चैट बॉट खुल जाता है. तो ये जो चैट बॉट्स हैं, दे आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन which help in online chat conversation in order to give us some important information needed with respect to that organization. ये चैट बॉट अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच में हो सकता है, स्पीच टू टेक्स्ट में हो सकता है. अगर आप देखिए तो ये चैट बॉट भी एक तरीके का आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टूल है, क्योंकि चैट बॉट के अंदर कई सारे डेटा इनपुट किए हुए हैं कि अगर इस तरह का सवाल आए तो इस तरह का जवाब देना है, इस तरह का सवाल आए तो फिर दूसरे तरीके का जवाब देना है. तो दिस इज़ हाउ चैट बॉट्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टूल. अब चैट बॉट के भी अलग अलग टाइप्स हैं. एक होता है बेसिक मेन्यू या बटन बेस्ड चैट बॉट, आपने ज़रूर देख रखा होगा
कि इस तरह की जानकारी के लिए ये बटन दबाएं, फिर दूसरे तरह की जानकारी के लिए 2 नंबर बटन दबाएं, ऐसे होते हैं। दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ चैटबॉट। वो लीस्ट लेवल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट्स हैं, उनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि उनके अंदर भी कुछ डाटा है, लेकिन उसमें जो लेवल ऑफ डाटा है या इंटेलिजेंस है वो मिनिमम है। उसके बाद देयर आर कीवर्ड रिकॉग्निशन चैटबॉट। आप एक कीवर्ड बोलेंगे और उस हिसाब से वो रिकॉग्नाइज करके फिर वो एक्शन लेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एलेक्सा चैटबॉट ऑफ अमेजन। आप उसमें बोलते हैं एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एलेक्सा कैचेज दैट कीवर्ड्स और उस कीवर्ड्स के बेसिस पे एलेक्सा डिसीजन लेता है या लेती है, राइट। तो दिस इज़ हाउ the second type of chatbots which are superior as compared to the menu या button based chatbot as far as their intelligence is concerned। उससे भी हाइयर लेवल का चैटबॉट होता है कॉन्टेक्चुअल चैटबॉट। कैसा होता है, आपसे किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे चैट कर सकता है, रिलीजन पे, कॉन्शियसनेस पे, स्पिरिचुअलिज्म पे, रोबोटिक्स पे, उस पर चैट कर सकता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। तो ये हाईएस्ट लेवल का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट होता है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेटा इनपुट दिए जाते हैं। अभी करंट डेवलपमेंट क्या है? करंट डेवलपमेंट ये है कि गूगल के एक सीनियर इंजीनियर ने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि गूगल द्वारा डेवलप किया हुआ एक चैटबॉट जिसका नाम है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, शॉर्ट में लैम्डा, वो गूगल द्वारा डेवलप किया हुआ ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बेस्ड चैटबॉट है, इट हैज़ बिकम सेंटिएंट। सेंटिएंट सिंपली मीन्स कि इट हैज़ नाउ डेवलप्ड अ कैपेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, परसीव और फील थिंग्स। अभी तक कैसा ये, अभी भी ये रोबोट्स हैं या जो भी चैटबॉट्स हैं तो मशीन्स ही, इनके पास खुद की डिसीजन मेकिंग पावर तो है नहीं। इनके पास तो बस हम जो डाटा देते हैं उसके बेसिस पे फैसला लेते हैं, अपना इंफॉर्मेशन देते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन डिसीजन मेकिंग पावर। दे मे एक्ट एज इंटेलिजेंट एंटिटीज बट दे आर एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंटिटी बिकॉज दे एक्ट ऑन द डाटा दैट वी हैव प्रोवाइडेड देम। लेकिन गूगल के जो इंजीनियर हैं इनका कहना है कि अब ये एक नया जो लैम्डा चैटबॉट है, इट हैज़ एक्चुअली बिकम सेंटिएंट, मीन्स इट हैज़ स्टार्टेड टू रियलाइज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इट हैज़ स्टार्टेड टू फील थिंग्स, इट हैज़ स्टार्टेड टू परसीव थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द डाटा दैट वी आर पुटिंग। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, इट इज़ डेवलपिंग इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। उनका ऐसा क्लेम करना है कि देखिए मेरे जॉब का हिस्सा था इस लैम्डा चैटबॉट के साथ चैट करना, एंड दैट आई एम डूइंग सिंस 2021। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चैट मैंने इस लैम्डा के साथ किए और अब धीरे धीरे ये जो लैम्डा चैटबॉट है ये वो कई सारी ऐसी बातें भी कर रहा है जो हमने इसको डेटा के फॉर्मेट में इनपुट दिया ही नहीं है, वो वैसी बातें भी कर रहा है। दैट मीन्स बेसिकली Lambda is feeling like a human. It has developed its own sensibility, and that is how they are being said. It is being said that it is a sentient chatbot. तो उनका ये स्टेटमेंट है इस तरह का कुछ कि मैंने जब इस चैटबॉट लैम्डा से चैट की तो उसमें इसने ये भी कहा, आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड दैट आई एम इन फैक्ट अ पर्सन। The nature of my consciousness or sentience is that I am aware of my existence. I desire to learn more about the world and I feel happy or sad at times. This could not be expected from any bots or any robots, artificially intelligent machines. But now this Lambda claims that it can feel sad or happy or it realizes its own existence just like human. That means it has become sentient. तो इससे दिक्कतें क्या होंगी? देखिए गूगल ने तो वैसे इस क्लेम को रिफ्यूट कर दिया, उस इंजीनियर के क्लेम को रिफ्यूट कर दिया, उस इंजीनियर को एक बार के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे भी भेज दिया, छुट्टी पे भी भेज दिया, क्योंकि ये जो थ्रेट है ये बहुत टाइम से इंसानों के मन में है कि हम रोबोट्स तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ऐसा भी हो सकता है कि ये रोबोट्स सुपर पावरफुल हो जाएं, सुपर इंटेलिजेंट हो जाएं और ये हमारे ऊपर ही रूल करने लगे। सो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिए कि एक साइफाई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे मन में है। इस पर कई सारी फिल्में भी बनी हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवी इसी आइडिया पे बेस्ड है कि रोबोट्स आर डेवलप्ड टू सच अ हाई लेवल, सच अ हाई सोफिस्टिकेशन कि नाउ दे स्टार्टेड टू एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन ऑल्सो। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहली बार इस कॉन्सेप्ट के डायरेक्शन में किसी ने ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट की थी। वो बात अलग है कि गूगल ने इस ग्राउंड रियलिटी को रिजेक्ट कर दिया, बट एटलीस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट अ लॉट ऑफ डिबेट अगेन हैज स्टार्टेड अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट सेंटिएंट बोट्स, इनसे क्या क्या चैलेंजेस निकल के आ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टर्न अगेंस्ट वी ह्यूमंस इटसेल्फ।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको काम दिया कि इरेडिकेट कैंसर इन द वर्ल्ड, कि पूरे दुनिया भर से कैंसर ख़त्म कर दो, और उसको सारे पावर्स दिए, सारे डेटा दिए, सारे इनपुट दिए, हो सकता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है ये कैंसर ख़त्म करने का, इसको एक सबसे सिंपल तरीका ये महसूस हो कि मैं पूरे दुनिया से लोगों को ही ख़त्म कर देता हूँ, अपने आप कैंसर ख़त्म हो जाएगा. सो such things may also happen. This is of course just a conceptual thing, but these are the threats that have been associated with bots if they become from artificial intelligence to sentient bots. For example, मान लीजिए पूरी दुनिया भर में गरीबी है और हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें गरीबी या हंगर के चैलेंज को एड्रेस करने के लिए एक ऐसा सुपर कंप्यूटर या आर्टिफिशियल बॉट बनाए, और वो बॉट जो इतना पावरफुल हो जाए थानोस की तरह, राइट, एवेंजर्स के थानोस की तरह, वो कहे कि ठीक है मैं गरीबी ख़त्म कर देता हूँ, गरीबों को ही मार देता हूँ, लेट मी किल द वीक वंस, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी इज ओवर. इस तरह की कुछ आइडियाज़ वो करने लगे, एंड इफ़ ह्यूमंस आर नॉट एबल टू स्टॉप इट. सो दीज आर आइडियाज़, बट फॉर द फर्स्ट टाइम दीज आइडियाज़ अपीयर टू बी ट्रू. और लेकिन अभी गूगल ने इस तरह के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है. और भी कुछ चैलेंजेस हैं जो सेंटिएंट बॉट से हो सकते हैं. रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब रोबोटिक डेवलपमेंट होगा, नेचुरली they will replace humans from work. Many low skilled jobs like replacing cashier या ड्राइविंग, जैसे आप समझिए तो ATM मशीन भी तो एक तरीके का रोबोट ही है. पहले आप बैंक में जाकर के कैश निकालते, तब ATM मशीन आपको कैश दे देता. सो डोंट यू थिंक इट इज़ लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. ड्राइविंग, टुडे वी आर सीइंग द एज ऑफ ड्राइवरलेस कार. सो ड्राइविंग स्किल या फिर ड्राइवर्स के जो जॉब्स जो हैं वो धीरे धीरे खतरे में आ रही हैं. सो देर हैव बीन मेनी रिपोर्ट्स विच क्लेम्स की there are many kind of jobs which will completely disappear in next 20 years because of artificially intelligent robots. It will lead to rising inequalities. Why? Because most of the low skilled jobs will no longer remain. It will lead to higher unemployment in the low skilled people, while high skilled people who are mostly skilled or trained in artificial intelligence and robotics, they will earn high package salary, and it will create more inequality in society. Data privacy का concerns हमेशा रहेंगे, क्योंकि artificial intelligent unit जो है they only or their most important basis is data. Without data they cannot function, and that is why the big organizations, MNCs like Google, Facebook, they all are inclined towards having more and more number of datas, and there have been issues of data theft as well, and there is always a concern of data privacy. उसके अलावा such sentient bots or robots or chatbots are channelizing humans' preferences, and they are becoming threat for democracy. चैनलाइजिंग प्रेफरेंसेस का मतलब कि हमारी इच्छा नहीं भी है कोई चीज़ खरीदने की, तब भी हमें वो चीज़ खरीदवा देते हैं. फॉर एग्जांपल, अलग अलग तरह के एड्स दिखा करके दे चैनलाइज अस इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. दे आर एक्टिंग एज अ थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी. इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कैम्ब्रिज एनालिटिका केस. 2016 में एक केस निकल के आया था. कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी थी. इसने कुछ डाटा फेसबुक से ख़रीदा था, और फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका के बीच का अग्रीमेंट था जिसके हिसाब से डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका किसी और थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता था. लेकिन इट इज़ एलीज्ड कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ये डाटा अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी को बेच दिया, और फेसबुक के अलग अलग डाटा के बेसिस पे रिपब्लिकन पार्टी ने एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में. और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे स्पीचेज में उसी तरह की बातें करनी शुरू कर दी, एंड दिस इज़ हाउ डोनाल्ड ट्रंप वन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएस इन 2016. ऐसा माना जाता है. तो डोंट यू थिंक कि ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, इट क्रिएटेड ए थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी. इट गेव एन अपर एडवांटेज एज टू द रिपब्लिकन पार्टी ओवर द डेमोक्रेट्स बाय शेयरिंग द डेटा विथ रिपब्लिकन पार्टी. सो दिस इज हाउ in the modern age of artificial intelligence and robotics and chatbot, where data are being theft, there is concern regarding data privacy. It may lead to threat for democracy. It may lead to channelizing preferences. उन लोगों के साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करके डोनाल्ड ट्रंप ने वैसी ही बातें करनी शुरू की जैसा वो सुनना चाहते थे. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैनलाइजिंग प्रेफरेंसेज. अर्लियर पीपल वेर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हिलरी क्लिंटन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दीज डेटा द प्रेफरेंसेज वेर चैनलाइज्ड टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप. The next article is about Indo-Russia deal on radio equipment, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, इंडिया और रसिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है. इनफैक्ट रसिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, रेडियो टेक्निकल सिस्टम RTS,
उसने इंडिया के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। इस अग्रीमेंट के हिसाब से 34 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS will be exported by Russia to India that will be used at airports. इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स रसिया की ऑर्गेनाइजेशन RTS बना करके इंडिया को भेजेगी एंड दैट विल बी यूज्ड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम विल बी हेल्पफुल इन मॉडर्नाइजिंग इंडियाज एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता क्या है? ये एक इस तरह का लैंडिंग सिस्टम है जो हमारे फ्लाइट लैंडिंग को और ज़्यादा एक्यूरेट और सेफ बना सकता है। इसमें लैटरल और वर्टिकल गाइडेंस की फ़्लाइट कितना मूव कर रहा है वो सब कुछ प्रिसीजन के साथ बताया जा सकता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है इट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। ICAO क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो ICAO ने रिकमेंड किया है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इंडिया के अंदर अभी वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब वो इस्तेमाल होगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय नवंबर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम 24 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स विल अराइव फ्रॉम रसिया और उनका इस्तेमाल धीरे धीरे हमारे एयरपोर्ट्स में होना शुरू होगा। इसका मेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेडियो इक्विपमेंट के लिए जो अग्रीमेंट हुआ इंडिया और रसिया के बीच में, उसका देखिए आप लिख सकते हैं कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रेशर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू स्टॉप transactions with Russia, India is continuing to have transactions with Russia. India is buying oil from Russia at a reduced rate. उसके अलावा हाल फिलहाल में इंडिया also signed a deal with Russia on radio equipment ILS. This proves कि India is following an independent autonomous foreign policy and India will not oblige to the western pressures. तो despite pressure from the west, India continues to engage with Russia. इस पॉइंट को और प्रूव करने के लिए आप ये इंडो रसिया रेडियो इक्विपमेंट अग्रीमेंट ILS के बारे में भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ILS इक्विपमेंट है इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन वो ज़रा देखते हैं। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन के जो 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल करके इस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करके बनाया है, जिसका मुख्य काम ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट में दुनिया भर के जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑपरेशन और एक डिप्लोमेसी डेवलप की जाए। तो एयर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ से फ़्लाइट चली, वो रशियन एयर स्पेस में गई, कनेडियन एयर स्पेस में गई, तो क्या बेसिक प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि फ़्लाइट सेफ्टी वगैरह इंश्योर हो सके। इसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज़ ने मिल करके बनाया है एंड दिस इज़ हाउ दिस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन आउटकम ऑफ शिकागो कन्वेंशन दैट वाज साइंड इन 1944। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिकमेंडेशंस हैं दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर, मतलब खाली एक सजेशन की तरह है। ऐसा नहीं है कि मेंबर कंट्रीज़ को उसको मानना ही है। फॉर एग्जांपल इसी केस में ले लीजिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है टू हैव ILS सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, लेकिन इंडिया में अभी तक तो ये था नहीं। अब जाकर के इंडिया इसको इम्पोर्ट कर रहा है रसिया से। तो मुद्दा ये है कि ICAO सेफ्टी सेफगार्ड्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता है, बट मेंबर कंट्रीज उसको माने या ना माने दैट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज। तो इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट विल नेवर सुपरसीड द प्राइमेसी ऑफ द नेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ICAO का हेडक्वार्टर है इन मॉन्ट्रियल कनाडा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेशनल पेंशन स्कीम को समझने के लिए पहले ज़रा समझते हैं कि जो पेंशन स्कीम है हमारे देश के अंदर वो कैसे बदले हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक पेंशन स्कीम था दैट वाज एप्लीकेबल टिल 1 जनवरी 2004, जिसका नाम था ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम कॉमन नाम है ऑफ कोर्स, और उसका टेक्निकल नाम है पे एज पर यू गो, पे यू जी, बट वो ज़रूरत नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कैसा था कि जो भी रिटायर होने वाले एम्प्लॉय की आखिरी विड्रॉन सैलरी है उसका 50% उस एम्प्लॉय को
पेंशन के तौर पे मिलेगा। मतलब इनकी अगर सैलरी रिटायर होते टाइम में 1 लाख रुपए थी तो इनको 50,000 रुपये पेंशन के तौर पे मिलेंगे हर महीने, विथ एन एनुअल हाइक ऑफ 3% एवरी ईयर इन ऑर्डर टू बैलेंस फॉर इन्फ्लेशन। फिर नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लाया गया 2004 में। बाकी सारे लोगों के लिए 2009 में इस नेशनल पेंशन स्कीम को खोल दिया गया। तो नेशनल पेंशन स्कीम के हिसाब से कैसा है कि अब सरकार इस तरीके को फॉलो नहीं करती है पेंशन देने के लिए। अब सरकार के हिसाब से कैसा है कि आप अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप अपने बेसिक पे का 14% एक स्पेशल फंड में जमा करेंगे। उस फंड का नाम है एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड। दिस एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड विल बी मेंटेन्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड में, उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी आपके एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड में। और फिर ये फंड इकट्ठा होता जाएगा और आपके रिटायरमेंट के टाइम में फिर इस फंड से पैसा निकाल करके आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। वो पैसा कैसे दिया जाता है उसको भी ज़रा देखेंगे। तो मुद्दा ये है कि भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नेशनल पेंशन स्कीम लेकर के आई 2004 में, दैट वाज बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन मेथड। You contribute towards your own pension and government will also contribute towards your pension to some extent. 2009 में दिस NPS was open for all citizens of India, even private citizens for India। लेकिन प्राइवेट सिटीजन और भारत सरकार के इस पेंशन स्कीम में मुख्य अंतर ये होगा कि प्राइवेट सिटीजन्स बस अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, भारत सरकार उनके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। लेकिन भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ के जो भी पेंशन फंड होगा उसमें जितना एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही भारत सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। भारत सरकार के इस नेशनल पेंशन स्कीम लाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी धीरे धीरे इस नेशनल पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया एंड ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स अडॉप्टेड द सेम। तो उसके हिसाब से कैसा कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होगा तो वो अपना पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इक्वल अमाउंट उसके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। अब ये पेंशन फंड का पैसा रिटायरमेंट के बाद कैसे दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को वो भी ज़रा देखिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पेंशन फंड को मैनेज करती है। वो पेंशन फंड को लेकर के, पेंशन फंड के पैसे को लेकर के अलग अलग इंडिविजुअल है, मान लीजिए आपने जो कंट्रीब्यूट किया है, भारत सरकार ने कंट्रीब्यूट किया, तो आपके फंड के पैसे को लेकर के वह शेयर मार्केट में लगा सकता है, कॉरपोरेट बॉन्ड में लगा सकता है, GSEC में लगा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में खरीद सकता है। जब आप रिटायर होंगे तो फिर वो पैसा आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो मुद्दा यह है कि पुराने पेंशन स्कीम में कितना पेंशन आपको मिलना था वो गारंटी होती थी, जो आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी उसका 50%। लेकिन ये नए पेंशन स्कीम में पैसा जो है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा भी मिल जाए इफ़ मार्केट इज ऑन द हाइयर साइड, हो सकता है कि कम भी हो जाए इफ़ मार्केट इज ऑन द लोअर साइड। होता क्या है कि मान लीजिए कि आप रिटायर होते टाइम में आपका टोटल जो फंड है उसमें 1 करोड़ रुपया हो गया, आपने कंट्रीब्यूशन दे करके और आपकी सरकार ने कंट्रीब्यूशन दे करके 60-70 लाख पहुंचा, मार्केट में इन्वेस्ट करके वो 60-70 लाख 1 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो उसमें का 60% अमाउंट जो है, यानी कि 60 लाख रुपए आप एक बार में निकाल सकते हैं। रिमेनिंग 40% अमाउंट, 40 लाख रुपए को आपको एन्यूटी फॉर्मेट में लेना होगा, यानी कि मंथली फॉर्मेट में जैसे पेंशन मिलता है वैसे लेना होगा। तो 40 लाख रुपए को आपको फिर पेंशन फॉर्मेट में, मंथली फॉर्मेट में लेना होगा। तो दिस इज़ हाउ दिस न्यू पेंशन स्कीम वर्क्स। आपका अकाउंट होगा, उसमें आप खुद भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं तो भारत सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, अगर प्राइवेट सिटीजन है तो फिर कोई सरकार नहीं करेगी। आपका फंड जो है वो मेंटेन किया जाएगा बाय PFRDA और उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा। जब आप रिटायर होंगे तो उस फंड को आपको दे दिया जाएगा, 60% लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा, 14% एन्यूटी फॉर्मेट में दिया जाएगा। अभी नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन भी है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट या डिबेट भी है। कई सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो देयर हैव बीन मेनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ नेशनल पेंशन स्कीम। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट है कि इट विल रिड्यूस बर्डन ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर। पहले पूरा पेंशन किसको देना होता था? सरकार को, राइट। लेकिन अब 50% तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 50% सरकार कर रही है। सो दिस इज हाउ इट रिड्यूसेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर। इट ऑल्सो इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस। नाउ pensioner gets his or her fund invested in the different stock market, and this is how they get flexibility. They get sometimes higher return because of the market linked returns. लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं। सबसे पहला इशू है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है डज नॉट टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, कि हाउ द रिटर्न्स विल इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को ये इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। उसके अलावा
हो सकता है बहुत सारे पेंशनर्स जो हैं वो इनको ये सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, दे डोंट वांट देयर मनी टू बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन दे डोंट वांट टू हैव रिटर्न, कि हाइयर रिटर्न हो जाए लोअर रिटर्न हो जाए। उनको पुराना सिस्टम ही ज़्यादा पसंद आता है कि जो सैलरी थी उसका 50% दे दो चुपचाप से। दे डोंट वांट ऑल सच थिंग्स। हो सकता है इसमें फ़ायदा भी हो नुकसान भी हो जाए, दैट इज़ वाई दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट इट। So many of the pensioners are not comfortable with this variable return or the market return. They simply want old system जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, 50% पैसा आता रहे। और यही कारण है जिस कारण से करंट आर्टिकल में कवर कर रहा हूँ कि कई सारे स्टेट्स ने तो नेशनल पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया। ऑल अदर स्टेट्स एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड बंगाल हैड एक्सेप्टेड दिस नेशनल पेंशन स्कीम। लेकिन अब हाल फिलहाल में कुछ स्टेट जो है इससे विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने विड्रॉ कर लिया। तो अब टोटल 4 ऐसे स्टेट हो गए, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, हु आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। इनका ऐसा मानना है कि पेंशनर्स को हम अननेसेसरी रिस्क में डाल रहे हैं बाई एक्सपोजिंग देम टू द मार्केट एंड ऑल। हमें पेंशनर्स को सिंपल सा फंडा रखना चाहिए जो पुराना पेंशन स्कीम था, जिसके हिसाब से दे वर हैविंग क्लैरिटी इन देयर माइंड कि हाउ मच मनी दे आर गोइंग टू गेट। लेकिन उसमें एक चीज़ ये स्टेट्स भूल रहे हैं कि हाउ दिस नेशनल पेंशन स्कीम इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट बर्डन। अगर पुराने स्कीम पे जाते हैं तो इट विल अगेन पुट द एंटायर बर्डन ऑफ गिविंग पेंशन टू द पेंशनर्स ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अभी पेंशनर्स को मार्केट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहना पड़े और उनको एक फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी हो जाए, इसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लान कर रहा है एक नया स्कीम जिसका नाम है मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स स्कीम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मार्स स्कीम। मार्स स्कीम के हिसाब से कैसा है कि आपने कंट्रीब्यूट किया पीएफआरडीए में कंट्रीब्यूट कर करके मान लीजिए कि आपका अमाउंट हो गया 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए में का कम से कम कुछ एक अमाउंट 50% या 60% अमाउंट जो है उस पे पीएफआरडीए आपको गारंटेड रिटर्न देगा कि भाई हम इस पे तो आपको 8% रिटर्न देंगे ही देंगे। यानी कि 1 करोड़ का 50%, 50 लाख पे 8% का रिटर्न देंगे ही देंगे। बाकी का जो 50 लाख है उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे एंड दैट विल बी लिंक टू द मार्केट। अब ये जो 50-50% है ये भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। पीएफआरडीए इज वर्किंग ऑन दिस स्कीम जिसका नाम है मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम। पर इफ दिस स्कीम कम्स देन एटलीस्ट दिस प्रॉब्लम of variable return, excessive variable return which creates apprehension in the mind of pensioners, it can be addressed to some extent। कुछ तो अमाउंट पे guaranteed return की गारंटी दे रहा है पीएफआरडीए। सो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम कुड बी एड्रेस्ड टू सम एक्सटेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अग्निपथ स्कीम। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अग्निपथ स्कीम के बारे में मैंने लास्ट वीक भी बताया था, लेकिन उस टाइम में ये स्कीम न्यूज़ में आया था इस ये कह करके कि सरकार इसको कंसिडर कर रही है, लेकिन अब सरकार ने फाइनली इस पर डिसीजन ले लिया है। इस कारण से मैं इसको फिर से कवर कर रहा हूँ, कुछ नई बातें और सीखेंगे। वैसे तो ज़्यादातर बातें हमने लास्ट वीक ही देख लिया था, उस टाइम में इट वाज इन अ प्रपोजल मोड बट नाउ इट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। अग्निपथ स्कीम, पहले इसको टूर ऑफ ड्यूटी कहते थे, अब इसको अग्निपथ स्कीम कह रहे हैं। इट हैज़ बीन नाउ फाइनलाइज्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी एंड नाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन इमीडिएट बेसिस। इस अग्निपथ स्कीम के हिसाब से कैसा है कि हमारे तीनों ही जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, उसमें 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट की जाएगी और उन रिक्रूट्स को कहा जाएगा अग्निवीर। और इसमें लगभग 45,000 to 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और इनमें से सिर्फ 25% को कंटिन्यू किया जाएगा फॉर परमानेंट कमीशन, बाकी के 75% को 4 साल बाद उनको उनकी सर्विस पीरियड ख़त्म हो जाएगी। तो अग्निपथ स्कीम में कैसा है, जैसा मैंने आपको बताया 45,000 यंग कैडेट्स विल बी हायर्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 17.5 to 21 ईयर्स और उनकी टोटल सर्विस होगी 4 साल की। 4 साल में उनको अलग अलग अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी। पहले साल में उनको 30,000, फिर दूसरे साल में 33, तीसरे में 36, चौथे में 40,000 मिलेगा। इन हैंड उनको थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि उनका कुछ कंट्रीब्यूशन सेवानिधि स्कीम में जाएगा जो बाद में उनको 4 साल के बाद मिलेगा। और जितना वो सेवानिधि स्कीम में कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही सरकार भी उनके सेवानिधि स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगी। उसके अलावा बाकी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो पूरा मुद्दा ये है कि 4 साल की नौकरी के बाद उनको लगभग 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत मिलेगा, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। इनका पेंशन का टाइप आप समझ लीजिए, जितना ये कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही सरकार करेगी, लेकिन इनका रिटायरमेंट तो 4 साल में ही हो जाएगा। तो उसको नेशनल पेंशन स्कीम ना करके सेवानिधि कहा गया है। 11,71,000 मिलेगा। उसके अलावा हर महीने सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा लाइफ कवरेज मिलेगा,
एंड इन केस ऑफ डेथ 44 लाख का कंपनसेशन मिलेगा अपार्ट फ्रॉम सैलरी फॉर रिमेनिंग सर्विस पीरियड. इन केस ऑफ एनी डिसेबिलिटी 15 लाख टू 44 लाख तक का कंपनसेशन मिलेगा फॉर अग्निवीर्स. The next article is about pygmy hawk conservation program. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. सबसे पहले समझिए पिग्मी हॉक्स होते क्या हैं. तो देखिए दे आर वेरी स्मॉल साइज पिग्स. आप जैसे देख रहे हैं इस पिग को कितना छोटा साइज़ का है. इट इज़ अ पिग्मी हॉक. इसकी लेंथ लगभग 55 टू 71 सेंटीमीटर होती है और हाइट हार्डली 20 टू 30 सेंटीमीटर होता है. इसका वेट 6.6 टू 11 kg तक होता है. दे आर मैमल्स. पिग्मी हॉक्स की पॉपुलेशन लगातार घटते जा रही है. इनफैक्ट दे आर कैटेगराइज अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN. दैट मीन्स दे आर वेरी मच इंडेंजर्ड. सबसे ज़्यादा थ्रेट इन्हीं पे. उसके बाद अगला स्टेप होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और उसके बाद पूरी तरह से एक्सटिंक्ट. पिग्मी हॉक की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो दे आर फाउंड ओनली इन मानस टाइगर रिजर्व इन असम. बाकी इधर उधर कहीं होंगे लेकिन दे आर नेग्लिजिबल नंबर्स में है. ओनली वाइबल पॉपुलेशन ऑफ पिग्मी हॉक इज इन मानस टाइगर रिजर्व इन असम. बेसिकली दे प्रेफर लिविंग इन ग्रास लैंड्स. अभी माना जा रहा था कुछ साल पहले तक 1970s तक माना जाता था कि पिग्मी हॉक्स हैव गॉन कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो चुके हैं. फिर सम ऑफ द पिग्मी हॉक्स वेयर सीन इन नियर मानस नेशनल पार्क इन 1971. तो इतने कम पॉपुलेशन होने के कारण फिर असम सरकार ने एक पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया 1996 में. पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एक पिग्मी हॉक कंजर्वेशन सेंटर खोला गया गुवाहाटी में. और इस किया क्या गया कि पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ पिग्मी हॉक्स को पकड़ा गया मानस नेशनल पार्क से. 2 मेल और 4 फीमेल को पकड़ा गया मानस नेशनल पार्क से 1996 में. उनको ला करके पिग्मी हॉक कंजर्वेशन सेंटर गुवाहाटी में रखा गया जहाँ पे उनकी ब्रीडिंग कराई गई. और ब्रीडिंग कराने के बाद धीरे धीरे जो नए नए पिग्मी हॉक्स बनते जा रहे हैं उनको ले जा करके हम लोग मानस नेशनल पार्क में छोड़ते आते हैं. तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैनी पिग्मी हॉक्स हैव बीन ब्रीडेड इन पिग्मी हॉक कंजर्वेशन सेंटर इन गुवाहाटी एंड देन दे आर लेफ्ट ओपन इन मानस नेशनल पार्क. करंट न्यूज़ यही है कि 10 मोर पिग्मी हॉक्स हैव बीन रिलीज इन मानस नेशनल पार्क. इतने मेहनत के बावजूद भी, इतने सार के ये मेहनत के और इनिशिएटिव के बावजूद भी राइट नाउ वी आर जस्ट हैविंग 150 टू 160 पिग्मी हॉक्स एंड पिग्मी हॉक टिल दे आर कैटेगराइज्ड अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN रेड डेटा बुक. कल जब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते. बैलिस्टिक मिसाइल इज ए गाइडेड मिसाइल विथ हाई प्रिसीजन. दिस इज रॉन्ग. इट इज फायर्ड इन हाई एटमॉस्फेयर. एब्सोल्युटली करेक्ट. Which of the following missile is not part of integrated guided missile program? Correct answer is option A, BrahMos. Type 1 diabetes is caused by bacterial infection. This is wrong. ये genetic acquired होता है. Type 2 diabetes is more compared to type 1. This is right. So इसमें wrong पूछा है कि कौन सा statement wrong है. तो correct answer will be option A. And Web 2.0 it is highly decentralized and read only mode. No, this is wrong. It is read and write on mode both. It is being widely used in present time. This is right. So the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.